हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक हमारा सेकेंड पार्ट। इससे पहले पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की है, साथ ही साथ हमने मैक्सवेल रिलेशन भी देखा है, ठीक है, जो कि हम लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कहीं ना कहीं हमारा मैक्सवेल रिलेशन किसी न किसी तरीके से क्या होगा, यूज होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए और ये लास्ट पार्ट, तो केवल 2 ही पार्ट है थर्मोडायनेमिक के। हमारे क्वांटम जो सीरीज था, क्वांटम का भी 2 पार्ट था, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, इसका भी केवल 2 ही पार्ट है, थर्मो 1 और थर्मो 2। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन भी इजी पूछते हैं। मैं आपको शुरू से बोला हूं कि हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं इस सीरीज में जिसमें हमको बहुत ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है, बहुत ज्यादा हमको मैथमेटिक्स अप्लाई करने की, अवकलन समाकलन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग का सिंपल स्टेप में हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। केवल ऐसे ही टॉपिक्स को हम जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या? हीट कैपेसिटी, ठीक है, बचपन से आप लोग पढ़ते आते हो हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी हम लोग जानते हैं, हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। हम लोग को टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, इट मींस उसको उष्मा देना है, ठीक है, टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, हीट कैपेसिटी का, ठीक है। हम लोग एनर्जी को किससे नापते हैं, उष्मा को किससे नापते हैं, जूल से, और टेम्परेचर को किससे नापते हैं, केल्विन से। केल्विन नीचे में ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका यूनिट जूल पर केल्विन। आपके यूनिट पे बहुत फोकस करना चाहिए। जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली पढ़ते हैं तो यूनिट्स पे ज्यादा फोकस किया करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है केवल यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको डिजिट देखना नहीं पड़ता कि सामने में क्या संख्या दिया है, आप केवल ऑप्शंस के यूनिट्स देख के ही आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं कई बार। तो यूनिट्स को आपको हमेशा लेके चलना। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए कर लो भाई। यदि आपको जो है PYQ देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है जो सेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो सेट के एग्जाम में आ सकते हैं इस बार, तो आप बिल्कुल जो है सब्सक्राइब करके रखो। हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल के सीरीज के बाद, फिजिकल के टेस्ट मतलब PYQ सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बाद जो हम लोग इनऑर्गेनिक थ्योरी और क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, हमारा हीट कैपेसिटी हम लोग क्या जानते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट मैं क्या करूं, मैं बोलूं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या बोलूं मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CS, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं बोलता हूं क्या, 1 ग्राम सब्सटेंस के, क्या 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको हीट रिक्वायर्ड है, उसमें क्या बोलूंगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, मास है, वेट है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q का है जूल, टेम्परेचर के लिए पर केल्विन था, और मास के लिए क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, पर ग्राम, ठीक है, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ये क्या है हमारा स्पेसिफिक। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव। वाई इंटेंसिव, बिकॉज हमने जो है फिक्स कर दिया है किसको, अमाउंट को। मैं बोला था यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम लोग अमाउंट को फिक्स कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटेंसिव में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बात करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। CM इज इक्वल टू क्या होगा, Q/N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, और मोल है तो नीचे में पर मोल, यूनिट इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, CNM बोलते हैं इसको। मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, Q/डेल्टा। आप दोनों तरीके से इसको चाहो तो लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी या ऐसे भी, लेकिन यूनिट इसका क्या होगा, यही होगा, ठीक है। डेफिनेशन एकदम ईजी है, कितना भी अमाउंट रहेगा, यदि हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी कहलाएगा, लेकिन 1 ग्राम अमाउंट के हम लोग को क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। और यदि हम लोग को 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। हम लोग इसमें बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में, Cp और Cv के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, Cv। व्हाट इज Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने क्या किया, वॉल्यूम को क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है,
तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाता है तो क्या हीट कैपेसिटी आता है उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो समझना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, हम लोग के पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हमने क्या किया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है तो हमारा डब्ल्यू क्या हो जाता है, जीरो। अब बोलोगे सर वॉल्यूम कांस्टेंट करने में डब्ल्यू क्यों जीरो हुआ, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, क्या, पी डी वी, पी डी वी डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है। हमने डीवी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, जीरो कर दिया, तो इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई हुआ, पी मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, मींस डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, जीरो। तो क्यू क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू हमारा क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे मैं क्यू के जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल यू लिख सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल टी। और क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम साथ साथ चलते हैं, जहां जहां भी जाते हैं दोनों क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि साथ साथ चले। इससे पहले भी हम लोग देखे थे क्या, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बात किए थे हम लोग, उसमें भी हम लोग देखे थे क्या, ये और ये दोनों साथ में थे, ठीक है, पाई का हम लोग जो वैल्यू निकाले थे, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे हम लोग बात करें क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आता है, देखो उस कंडीशन में Q बराबर होता है डेल एच के। जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में बात करते हैं तो उस समय जो हम लोग का हीट होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा हीट होता है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाता है, याद रखना। एट कांस्टेंट V Q हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट V हमारा Q क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर। एट कांस्टेंट P हमारा Q क्या हो जाएगा, एंथैल्पी के बराबर। याद रखना ये रिलेशन, ठीक है। तो हम ये लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P आ गया हम लोग का, ठीक है, कांस्टेंट P। अब कई बार पूछ देता है सीपी और सीवी में बड़ा कौन होता है, हम लोग एकदम बेसिक रिलेशन पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्या, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो इसी रिलेशन से एनआर लिखो, एनआर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और यदि आपको बोला जाए, इक्वेशन दे दिया जाए, कंडीशन दे दिया जाए, ए 1 मोल है, कंडीशन क्या है दे दिया जाए, 1 मोल है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल आर हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज मोल को फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इसी को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है कि सीवी बड़ा है, ठीक है। तो देखने से पता चला कि हम लोग सीपी में सीवी माइनस करा तब आ रहा है, मींस सीपी हम लोग का हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर सीवी। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में आता है नहीं बना पाते हैं, एकदम छोटा सा बात है, ठीक है। लेकिन वही है, जब आप देख नहीं रहोगे उस नजरिए से किसी इक्वेशन को, तब कहां से बना पाओगे। अब आपने देख लिया, आपसे कोई पूछेगा विच इज ग्रेटर देन, ठीक है, सीपी और सीवी में कौन ग्रेटर है, तो आप आराम से बता सकते हो। ये तो हो गया आइडियल गैस के लिए। ये जो इक्वेशन लिखा जाता है किसके लिखा जाता है, आइडियल गैस के लिखा जाता है, आइडियल गैसेस के लिए लिखा जाता है। बट हमको दोनों पता होना चाहिए, रियल गैसेस के लिए क्या होगा, रियल गैसेस के लिए क्या होता है, ठीक है। तो रियल गैसेस के लिए होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल पी आ गया तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना बहुत आसान है, क्या, रियल गैस के लिए इस इक्वेशन को देखो हमने क्या किया है, हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया तो उस यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल टी करके वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, फिर एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है तो वॉल्यूम को डेल वी अपॉन डेल टी करके कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, ठीक है। ये तो इजी है, जब आप इस तरीके इक्वेशन को 2-3 बार लिखते हैं ना तब आपके मेमोरी में बस जाता है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो डेल टी नीचे में हर जगह है, हर जगह डेल टी। अभी तक हम लोग जितना इक्वेशन देखे हैं सब में जो नीचे में है, हर में वो सब क्या है, डेल टी है। ऊपर वाले को बस कैसे चेंज हो रहे वो आपको जो है कोरिलेट कर लेना है, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से इक्वेशन। तो ये जो रिलेशन है किसको बताता है, हमारे रियल गैसेस के लिए हीट कैपेसिटी में कनेक्शंस को बताता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इक्वी पार्टीशन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, इक्वी पार्टीशन थ्योरम, पार्टीशन थ्योरम, इक्वी पार्टीशन थ्योरम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है, क्या वैल्यू निकालना सीखेंगे, 2-3 वैल्यू। हाँ चलो, आपको कैलकुलेट करना है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है, हम लोग के पास कोई मॉलिक्यूल होगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, टोटल होते हैं कितने, 3n होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 3n। जैसे हमारे पास मान लो सपोज H2O है, तो टोटल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 होंगे, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, टोटल 3, तो n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 9 होंगे। अब 9 में से ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 2 कंडीशन देखते हैं, लीनियर के लिए 2 और नॉन लीनियर के लिए 3 होता है, याद रखना। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना भी हो हम लोग का, हमारा ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है तो 2 होगा, और नॉन लीनियर है तो 3 होगा। उसके बाद आ जाता है क्या, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो बच गया टोटल कितना था, 3n। अगर लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशन में चला गया और 2 रोटेशन में चला गया, तो 5 माइनस। अगर नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशन में चला गया और 3 ट्रांसफॉर्मर में चला गया, ट्रांसलेशन में चला गया, तो कितना बचा, 6। तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग Cp और Cv के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, Cp और Cv के बारे में बात करते हैं, तो इसको निकालने के लिए इनका देखो हमने क्या देखा, रिलेशन क्या देखा, Cp माइनस Cv दिखा है ना हमने, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, ये रिलेशन एक होता है। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए हमारा गामा का वैल्यू कैसा होगा, ये हमको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चल अब इसमें बात करेंगे हम लोग अलग अलग टाइप्स लेके, मोनोटॉमिक के लिए क्या होगा, डाइएटॉमिक के लिए क्या होगा, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखना इसको, आप गामा बराबर क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है। तो जो रोटेशनल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है r/2, कितना, इसको आप सीधा सीधा लिखो क्या, 3r/2, कितना, 3r/2। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है हमारे Cp/Cv में, अगर लीनियर है तो r और नॉन लीनियर है तो 3r/2, 3r/2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का कंट्रीब्यूट करता है यदि टेम्परेचर लो है, बहुत लो है, ठीक है, तो 0। अगर मीडियम है, मॉडरेट है, तो r/2, सॉरी रूम टेम्परेचर तो 0.2r, 0.2r। और अगर हाई टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर हुआ, बट यदि हाई टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में ये कंट्रीब्यूट करता है ये कंट्रीब्यूट करता है कितना, r। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि लो टेम्परेचर तो 0, रूम टेम्परेचर तो 0.2 और हाई टेम्परेचर है तो r। बट आपके लिए चीजें बहुत आसान है, ठीक है। क्या हम लोग जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर को लो मान के चलते हैं, टेम्परेचर को हमेशा क्या मान के चलते हैं, लो। तो हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या रहेगा, 0। आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं किसके लिए, H2O है हमारे पास, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। हमारे पास किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 3 एटम है। चलो सारे चीजें इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और गामा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी आता है यहाँ से, इसलिए इसको आपको बता रहा हूं मैं, एकदम इजी टॉपिक है, बस आपको कुछ वैल्यू याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ से इजीली बना सकते हो। H2O के लिए, H2O के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, Cv निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले Cv निकालते हैं, ठीक है। तो Cv में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखो H2O है हमारे पास, क्या है, H2O, 3 मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3r/2। ये सब के लिए है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, 1000 एटॉमिक, कुछ भी हो, ठीक है। हमारा ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3r/2 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, H2O लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर, तो कितना होगा, 3r/2 होगा, ठीक है।
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, क्योंकि हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो CV का वैल्यू कितना आ गया 2, नीचे में कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6 R हो गया हम लोग का, ठीक, कितना हो गया 6 R इज इक्वल टू क्या आ गया 3 R आ गया, ये कितना आ गया हम लोग का 3 R आ गया, ठीक है। अब हम लोग को CP का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम लोग गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो CP माइनस CV बराबर हम लोग क्या जानते हैं, होता है R। CV का वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितना 3R, तो ये हो गया R, ठीक है। CP बराबर कितना हो जाएगा, -3R को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा R प्लस 3R हो जाएगा, इट मीन्स 4R हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, देखो CP का वैल्यू आया है 4R, CV का वैल्यू आया है 3R। हमको क्या कैलकुलेट करना है, CP अपॉन CV। तो CP का वैल्यू है 4R और CV का वैल्यू कितना 3R, R और R कैंसिल हो गए, ये कितना आ जाएगा 1. ये देखो कितना, हाँ इसको ऐसे कर सकते हो आप इजिली, नहीं आएगा तो ठीक है 1 जा, ये बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, डरना नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग जब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, देख कर डर जाते हैं कैसे कटा है। तो बचपन में आ जाओ, जैसे बचपन में करते थे, बचा कितना 1, डेसिमल लगा जाएगा 0, तो 3 × 3 9, ठीक है। फिर कितना बचा 1, डेसिमल का जाएगा कितना 0, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 33, 1.33 के आगे हम लोग का आंसर। जितने भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इफ दे आर नॉन लीनियर, ठीक है, इफ दे आर नॉन लीनियर तो उनके लिए कितना होगा 1.33 होगा। मोनोएटॉमिक के लिए कितना होगा, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होगा, चेंज क्या होगा मोनोएटॉमिक में, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगा 3R/2, बट जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक क्या होगा, मोनोएटॉमिक एक ही एटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेनॉन एक ही एटम है, तो लीनियर ही होगा ना, लीनियर नॉन लीनियर के बारे में बात ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग का ये कितना हो जाएगा R हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद रख लो आप लोग, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होगा। मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है, डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है, और ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है, किसका वैल्यू, गामा का वैल्यू। ये किसका वैल्यू था, ये गामा का वैल्यू था, ठीक है। तो इसके लिए होता है 1.6, इसके लिए होता है 1.4 और इसके लिए होता है 1.3। ये आप लोग क्या करो, इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है, गामा का वैल्यू, ठीक। अब देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हीट कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना इस रिलेशन को। अब जितना ज्यादा जो है हीट कैपेसिटी किसी मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते जाएगा उसका उतना ज्यादा होगा, ठीक है, ये बोला जाता है। ओके, ये एक रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे, ठीक। तो इस टाइप से आपको किसी भी एक एटम दे देगा, मान लो आपको दे दिया क्या CO2 दिया और पूछा क्या इसके लिए गामा का वैल्यू क्या होगा या CP और CV का रेशियो क्या होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा तो डायरेक्टली पूछेगा तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, या CP और CV का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप इजिली जो है CP और CV का वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर CO2, आपके पास सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग का इक्यू पार्टीशन। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जूल कोफिशिएंट के बारे में और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में, दोनों अलग अलग हैं। जूल एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है। एक उसको दोनों को अलग अलग देखेंगे, एक साथ देखेंगे, अलग अलग देखेंगे लेकिन एक साथ, जिससे दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। जब कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे, जब कोई टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे, दो चीजों में आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो दोनों को एक ही पेज में आजू बाजू लिख दो, सारा कंफ्यूजन क्या होता है, क्लियर हो जाता है। मान लो दो जने जुड़वा हैं, आपको पहचानना है कि कौन अलग अलग क्या क्या दिख रहा है, तो दोनों जुड़वा को क्या करो, सबसे पहले सामने में खड़े करो, तब आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, हाँ इसका नाक ऐसा है, इसका कान ऐसा है, तब आप पहचान पाओगे। दोनों को अलग अलग टाइम में देखोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं जूल के बारे में बात करेंगे, और एक बार जूल थॉमसन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार जूल्स कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, और एक बार जो हम लोग इधर जूल थॉमसन का बात करेंगे, जूल थॉमसन के बारे में बात करेंगे। दोनों का एक साथ देख लेंगे एक ही जगह, तो हम लोग क्या होगा, क्लियर होगा। देखो हमारा जो जूल कोफिशिएंट होता है, ये हमारा क्या है, जूल कोफिशिएंट, वो इक्वल होता है del T अपॉन del V एट कांस्टेंट वॉल्यूम एनर्जी, U है, ये क्या है, U है।
अब इसमें आप देख के बता सकते हो क्या, ये जो जूल थॉमसन होगा ये यहाँ पे डेल टी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, डेल टी आएगा वहां पे, ठीक है। बट यहाँ पे वॉल्यूम ना के क्या आएगा, प्रेशर आएगा, क्या आएगा, प्रेशर। अब प्रेशर आएगा तो उसके साथ कौन आता है, जैसे वहां पे यू आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, एच आएगा। दोनों को अलग अलग देखोगे तो डेल टी दोनों में है, यहाँ पे वी के साथ यू है, वहां पे पी के साथ एच है। मैं बोला हूं ना, वी के साथ हमेशा आपको यू देखने को मिलेगा और पी के साथ हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, एच देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों को अच्छे से देख लो, एक साथ देखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक इक्वेशन और होता है, एक इक्वेशन और होता है, उसको भी देखते हैं। माइनस सी वी डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक इक्वेशन इसमें, सेम इसमें भी म्यू जूल थॉमसन में वहां पे माइनस सीवी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाता है। वहां पे डेल यू है तो यहाँ पे डेल एच हो जाएगा, वहां पे डेल वी है तो यहाँ पे डेल पी हो जाएगा, वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यू के जगह एच, वी के जगह पी, यहाँ पे भी यू के जगह एच, यू के जगह सॉरी वी के जगह पी और यू के जगह एच, वही किए हैं, यहाँ पे भी क्या किए हैं, वही किए हैं, तो दोनों में उतना ही डिफरेंशिएट है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिए हैं। तो यदि मैं बात करूं किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में, किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताया था यदि आप आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर को, किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, कांस्टेंट, तो हमारा डेल यू भी जीरो हो जाएगा और डेल एच भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल यू है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, जी, यहाँ पे भी डेल एच है, टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस चाहे मेरा जूल कोफिशिएंट हो या चाहे मेरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट हो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसको नोट करके रख लो। आपको 3, 4, 5 वैल्यू देंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के देगा, 4, 5 वैल्यू देगा, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ठीक है, और वहां पे कहीं पे क्वांटम में लिख देगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, और गैस क्या है हम लोग का, आइडियल है। बताओ इसके लिए क्या होगा फिर आंसर, ठीक है, आप कैलकुलेट कर रहे हो बिना दिमाग लगाए, दिमाग लगा लेना। आपको क्वेश्चन में 2 चीज दिख गया, आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा फॉर जूल थॉमसन या जूल कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। छोटे छोटे चीजें हैं जिसको आप जहन में बैठा लोगे तो क्वेश्चन बनाना थर्मो का क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बोलता हूँ ना, थर्मो क्वांटम के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप क्या लिखते हैं, आंसर के लिए गोला लगाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर गोला लगाने के लिए तो पेन उठाना पड़ेगा, ठीक तो वो पेन उठाना अलग है, सॉल्व करने के लिए पेन उठाना अलग है, ठीक। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं किसमें, इसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग 3 कंडीशन देखते हैं। एक बात करते हैं हम किसके बारे में, हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर, बताऊंगा आगे क्या होगा इन्वर्जन टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि हम लोग का टेम्परेचर जो है वो लो है, लो है, इट मीन्स ये जो है इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या है, लो है, इन्वर्जन टेम्परेचर से लो है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कूलिंग होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, कूलिंग होता है। यदि हम लोग का जो रूम टेम्परेचर है या जिस टेम्परेचर में हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं वो बड़ा है, वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है इन्वर्जन टेम्परेचर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीटिंग होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हीटिंग होगा। इफ अवर टेम्परेचर जिसमें प्रोसेस हो रहा है वो इन्वर्जन टेम्परेचर के क्या हो, इक्वल हो, तो नो चेंज, न हीटिंग होगा न कूलिंग होगा, जैसे है वैसे के वैसा रहेगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है हम लोग का, जिस टेम्परेचर पे यदि हम लोग एक्सपेंशन करते हैं या कंप्रेशन करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन को अच्छे समझेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि अकेले तो इसी को पूछेगा नहीं, इसके साथ असर्टेशन रीजन टाइप का पूछेगा, तो ये तो असर्टेशन हो गया, रीजन भी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो म्यू जेटी होता है, म्यू जेटी होता है हमारा बराबर किसके, -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसके बराबर होता है म्यू जेटी। ये हम लोग बात करें किसके बारे में, रियल गैस के बारे में बात करें ना, किसके बारे में,
रियल। आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात करना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि आइडियल गैस का तो जीरो होता है बोल दिए हैं, तो और कहाँ उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है, इतना का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है हमारे b माइनस 2a अपॉन आर के। कैसे याद रखोगे? बस में दो अकेली रानी, ठीक है, बस में मतलब माइनस दो अकेली रानी, ऐसा आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू रखो तो म्यू जेटी बराबर क्या हो जाएगा? जूल थॉम्सन बराबर क्या हो जाएगा? माइनस को हटा देते हैं cp, ठीक है, माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ? 2a माइनस बी अपॉन आर लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होता है, ये 2a के साथ r रहता है और माइनस क्या रहता है? b रहता है, ठीक है। ये ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे भी ऐसे कर लो, ठीक है, 2a के साथ किसको लिखो? r को लिखो, ठीक। ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो समझना, जब हम लोग का टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, तब उस कंडीशन में हमारा 2a अपान RT क्या होता है? ग्रेटर देन b होता है। इसका वैल्यू इससे क्या होता है? ज़्यादा होता है b से। तो जब यहाँ पे हम लोग मान लो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब हमारा म्यू जेटी क्या होता है? उस कंडीशन में म्यू जेटी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब म्यू जेटी हम लोग का, अरे म्यू लिखा, हम लोग का इसको एन ईटा भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट को आप ईटा से भी दिखा सकते हो या म्यू से भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उस कंडीशन में हम लोग का जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होता है तो कूलिंग होता है, ठीक है। यदि हमारा टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, हमारा टेम्परेचर क्या हो? हाई हो। हाई इट मीन्स इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में 2a अपान RT क्या हो जाता है? लेस हो जाता है किससे? b से। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, अब ये 4 हो गया, तो 2 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में आंसर आएगा। तो म्यू जेटी हमारा क्या हो जाएगा? जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस में जब भी होगा ये तो क्या होगा? वहां पे हीटिंग होगा, वहां पे क्या होगा? हीटिंग होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, इफ आवर टेम्परेचर इज इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में 2 अपॉन RT बराबर हो जाएगा किसके बराबर में? b के बराबर में। तो हमारा म्यू जेटी क्या हो जाएगा? जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों बराबर है, 2 में 2 घटाए 0 बचा, 0 कैसे मल्टीप्लाई किए? 0 हो गया। तो उसमें क्या होगा? नो चेंजेस होंगे, नो चेंजेस। तो यहाँ से आपको असर्टेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना दे सकता है। असर्टेशन में इसको बोल सकता है, रीजन में इसको बोल सकता है, ठीक है। आपको इस टाइप से देखो, व्यापम का फेवरेट क्या है आजकल जो चल रहा है ट्रेंड? असर्टेशन रीजन का, तर्क और कारण का क्वेश्चन चल रहा है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक में फोकस करना जहां से तर्क और कारण टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो, आपके एग्जाम में टाइम यही बचाने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्व करना होगा ना, वो आपका टाइम नहीं बचाएगा और टाइम टेकिंग होगा, जिसकी वजह से और भी क्वेश्चन छूट सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहोगे तुरंत देख के बनेगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस किए रहना इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक। अब यहाँ पे याद रखना, H2 और He के लिए, H2 के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेल्सियस और He के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर होता है कितना? -240 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए? He के लिए। तो यदि हम लोग को H2 और He में कूलिंग कराना है तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर हम लोग को कूलिंग कराना है वो -80 से भी कम होना चाहिए और इसके लिए -140 से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? कूलिंग होगा। अदरवाइज उसमें क्या देखने को मिलेगा? हमको हीटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सामने मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इफ द इन्वर्जन टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग का जो प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, वो कितने में हो रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस में। तो बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात है, इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है मींस कूलिंग होगा। अगर बोलता है 75 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, बताओ क्या होगा? तो ज्यादा ही इन्वर्जन टेम्परेचर तो क्या होगा? हीटिंग होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग का किसके लिए? जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट के लिए, ओके। चलो आगे बात करते हैं। इसमें ये कुछ काम का नहीं है। देखो, मैं ऐसे ऐसे चीजों को छोड़ दे रहा हूं जो टाइम टेकिंग है, ठीक है। टाइम टेकिंग इट मीन्स उसमें आपको डेरिवेशन करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फार्मूला है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, सेट में बनाने का टाइम नहीं होता है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन को आप कब टच करोगे? जब आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लियो। आपको एक क्वेश्चन के पीछे कभी भी 2 मिनट से या 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है,
ठीक है, आपको फटाफट एक तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको जैसे ही लगे कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो उसको कुछ देर के लिए बोलो कि हम तुम्हारे पास दोबारा आएंगे, अभी पहले बाकी लोग से मिलके आते हैं, तुम हमारे खास आदमी हो बहुत, हम आपसे पर्सनली बहुत देर तक मिलना चाहेंगे करके। ठीक है, उसके बाद समय बचे तो उसको बनाओ। ठीक है, क्यों बना तो लोगे, सही तो आ जाएगा। ठीक है, 10 मिनट दे दिए उसको, आप ईगो में ले लिए हो, 10 मिनट देकर सही ले आए एक क्वेश्चन का आंसर, वो कितना नंबर देगा? 2 नंबर देगा आपको। बट उसके चक्कर 5 क्वेश्चन छूट गया, 10 नंबर तो आपका लॉस हो गया उस एक क्वेश्चन को ठीक सही करने के चक्कर में। तो पहले 5 क्वेश्चन भले जानते हो नहीं जानते हो, एक बार पढ़ो, टिक्का तुक्का टिक्का कुछ भी लगाओ उसको, लेकिन सॉल्व करो, तब इसमें आओ। ठीक है, जितने भी लॉन्ग टाइप के रहेंगे, मान के चलो आप 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अप्रोच करना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे मैं सर सेट एग्जाम में बैठूंगा और जितना टाइम मेरे को दिया रहता है उतना टाइम में पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा करके, इम्पॉसिबल है, उतना नहीं रहता ही नहीं हम लोग के पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप छूटेंगे ही, आप पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए आपका एक ही तरीका है कि जो क्वेश्चन को नहीं जानते हो उसको दोबारा उसके पास नहीं आना है, उस ऑन द स्पॉट उसको क्या करो, टिक करो, आगे बढ़ो, कुछ भी ऑप्शन को चूज करो, टिक करो, आगे उसके पास दोबारा आए, मतलब क्या काम के लिए भाई, नहीं जानते, 1 घंटे बाद क्या ऐसा आ गया कि आप जान के उसको, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा कि आप उसको पढ़ोगे दोबारा बना लोगे। जो क्वेश्चन नहीं जानते उसमें तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। पढ़े, हाँ आपको लगा ये मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं नहीं जानता, जय माता दी करो, आगे बढ़ो। ठीक है, उसमें सोचना विचारना का बात कुछ नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे मैं 10 मिनट बैठ कर सोचता हूँ सर मेरे को याद आ जाए, अरे भाई उतना टाइम ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो ना है कि 10 मिनट बैठ कर सोचो याद आ जाएगा तो लिख देंगे करके, टाइम नहीं रहता, बाकी क्वेश्चन फोकस करो। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या क्या होता है पहले प्रोसेस देख लेते हैं। इधर हम लोग लेते हैं किसको, वॉल्यूम को, इस एक्सिस में हम लोग लेते हैं किसको, वॉल्यूम को, वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं किसको, प्रेशर को, किसको लेते हैं, प्रेशर को। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, 4। पहला प्रोसेस होता है हम लोग का क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा प्रोसेस होता है हम लोग क्या, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा हम लोग का होता है क्या प्रोसेस, हम लोग का आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथा हम लोग का क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस होते हैं। पहले में क्या होता है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, जब प्रोसेस चलते रहता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। तो TH टेम्परेचर में ये क्या बन गया, ये P2 V2 बन गया। और क्या हुआ, मैं बोला आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, बोला एक्सपेंशन मतलब फैला, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इस एक्सिस में जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आगे जाएंगे राइट साइड जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ऊपर जाएंगे तो हम लोग का प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब अगला क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर जो है TH से TC में आ गया हम लोग का, यहाँ से P2 V2 से P3 V3 में आए, तो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है। बट हमने किसको चेंज होने नहीं दिया है, Q को, हमने Q को चेंज होने नहीं दिया है। इस चीज को क्या बोल रहे हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें हमारा Q कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, यदि आप चाहते हो कि आपका प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आपको हीट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका हीट कांस्टेंट रहे तो आपको टेम्परेचर में चेंजेस लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज किस में होगा, Q में चेंज होगा। यहाँ पे आपका Q कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, तो चेंज किस में होगा, टेम्परेचर में। TH से क्या हो गया, TC। अब TH मतलब हॉट, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है। TC मतलब कूल, इस एरिया का टेम्परेचर क्या है, कम है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंक, इसको बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब जहां से हम लोग का इंजन, कार्नोट इंजन जहां से हीट ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोर्स। और जहां अपने हीट को दे रहा है उसको बोलते हैं क्या, सिंक। तो ये हमारा TH क्या है, सोर्स है, और ये हमारे क्या है, सिंक। ये कम टेम्परेचर वाला है, ये हाई टेम्परेचर वाला होता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल बेसिकली आप लोग जानते हो, बेसिक पढ़ोगे, एक इंजन होता है जिसमें हम लोग जो है 2 अलग अलग टेम्परेचर में एक साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हम लोग वर्क कितना डन हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग का ये जो कार्नोट साइकिल होता है रिवर्सिबल होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है, साइक्लिक होता है। याद रखना है 3 चीजें, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है और साइक्लिक होता है। साइक्लिक देखो हो रहा है ना, P1 P2 से P1 V1 से P2 V2 तक गया, फिर P3 V3, फिर एक इसमें आएगा, फिर क्या होगा, आप देखो वॉल्यूम इधर ला रहे हैं मतलब आप दबा रहे हैं,
तो ये P4 V4, टेम्परेचर सेम रहा, यहाँ का टेम्परेचर भी TC, यहाँ का टेम्परेचर भी TC, तो ये क्या होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखो टेम्परेचर TC से हम लोग कहाँ पहुंच गए, TH फिर यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो इसको क्या बोलूंगा एडियाबैटिक। और क्या हुआ, इधर आ रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ आ गए तो कंप्रेशन। तो पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस ये दोनों होते हैं एक्सपेंशन के, और तीसरा प्रोसेस और चौथा प्रोसेस ये दोनों होते हैं किसके, कंप्रेशन के। इसमें वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, नेगेटिव होता है कंप्रेशन में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चारों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है, किसमें हीट चेंज हो रहा है, किसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, किसमें वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, किसमें प्रेशर कम हो रहा है, किसमें प्रेशर। जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, जहां पे क्या होगा एक्सपेंशन होगा वहां पे प्रेशर कम होगा। देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऊपर है, क्यों, प्रेशर बढ़ा है यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट नीचे है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, इतना आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब टोटल वर्क के लिए हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, कार्नोट साइकिल के टोटल वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ आर लॉग नेचुरल V2 अपॉन V1 टी हॉट माइनस टी कूल, टी हॉट माइनस टी कूल। ये फार्मूला को आप नोटिस करके रखिए, ठीक है। आपको हो सकता है V1 V2 का वैल्यू दे दे, TH TC का वैल्यू दे दे, ठीक है। R का वैल्यू तो हमको पता होना चाहिए, और बोले कि क्या टोटल वर्क कितना होगा बताओ कार्नोट साइकिल में, या बोले, या फिर यहाँ से जो जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है वो किससे मिलता है, एफिशिएंसी से मिलता है। किससे, एफिशिएंसी मिलता है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, TH माइनस TC अपॉन TH, ठीक है। याद कैसे रखोगे, ठीक है मम्मी, टेक केयर, ठीक है, क्या बोला, ठीक है मम्मी माइनस टेक केयर, ठीक है, ठीक है, याद रख सकते हो आप लोग। इसमें देखो हम लोग की जो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है, इसमें कहीं पर भी हम लोग का क्यू भी दुनियादारी नहीं आ रहा है। तो याद रखना, जो कार्नोट साइकिल की, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो केवल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स TH, टेम्परेचर ऑफ सिंक TC। यदि मैं दो इंजन रख दूं और दोनों का टेम्परेचर TH और TC को क्या कर दूं, कॉमन रख दूं, ठीक है, तो दोनों का वर्क एफिशिएंसी सेम होगा, दोनों का वर्क एफिशिएंसी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किसी भी, कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसके दुनियादारी के ऊपर निर्भर नहीं करता, केवल आपके सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, एफिशिएंसी लिखने का, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2, एक मिनट, सॉरी Q1 है जी, ठीक है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक और तरीका क्या होता है, एक तो होता है रिलेशन, याद रखना, इसको आपको काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, Q2 अपॉन Q1 प्लस TC अपॉन TH इज इक्वल टू होता है 0। इस रिलेशन से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, आपको जो है चार वैल्यू है Q1 Q2 TH TC, ठीक है, चारों में से किसी तीन का वैल्यू दे देगा और एक का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, फिर उस एक का वैल्यू से ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। या तो आपको बोल सकता है क्या, एफिशिएंसी दे दे, एक का वैल्यू दे दे और दूसरा का वैल्यू निकालने के लिए बोल सके, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस फार्मूला हम लोग का एकदम सिंपल फार्मूला, ये दोनों फार्मूले ही हम लोग को क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है, ज्यादातर ये दोनों फार्मूले हम लोग के यूज होंगे, ठीक है। अब देखो याद रखना, एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्यों, हमारी स्टेटमेंट क्या बोलता है, हम लोग कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो 100% हीट को चेंज कर दे, किसमें, वर्क में, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, हमेशा लैप्स होती है। तो इसलिए हमेशा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी में से क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में Q इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और जब Q इज इक्वल टू 0 होता है तो एंट्रोपी भी वहां पे क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। जहां पे भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है वहां पे डेल एस क्या हो जाता है, चेंज इन एंट्रोपी क्या बोलते हैं उसको, 0 बोलते हैं, ठीक है। चलो ये इतना कंडीशन याद रखने की, ये तो मेन याद रखना आप लोग, एक ये अच्छा,
रेफ्रिजरेटर के लिए भी इक्वेशन होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए भी इक्वेशन होता है। उसमें क्या है, देखो चेंज क्या करना है हमको, चेंज इसमें लाना है, TC अपॉन TH माइनस TC। ये होता है रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। कई बार आपको रेफ्रिजरेटर दे दिया जाता है, उसकी एफिशिएंसी निकालो बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्नोट इंजन के लिए एक और फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का, ठीक है। टोटल वर्क कितना हुआ या एफिशिएंसी कितना है निकालने का, ठीक है। टोटल वर्क कितना हुआ और हीट कितना अब्जॉर्ब हुआ। टोटल वर्क हम लोग किससे दिखा सकते हैं, टोटल वर्क को हम लोग दिखा सकते हैं किससे, W से, और हीट को किससे दिखा सकते हैं, Q से, ठीक, किससे दिखा सकते हैं, Q से। तो ये भी आपको एक रिलेशन याद रखना चाहिए कि एफिशिएंसी बताता है कि कितना हीट लेने पर कितना काम हुआ। आपने 100 किलो हीट लिया और 90 किलो काम किया, ऐसे ही होगा। हमेशा हीट का मान ज्यादा होगा किससे, वर्क से, ठीक है। हीट का वैल्यू हमेशा किससे होगा, ज्यादा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आपने कितना वर्क करके कितना हीट दिया या चेंज किया, हीट में कितना चेंज किया, जस्ट अपोजिट रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्या, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी से एक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। ये इससे नहीं बन गया तो रेफ्रिजरेटर से बन सकता है, ठीक है। फॉर्मूले इजी हैं, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बोलोगे सर वाह मजा आ गया, ठीक है। अब मैं क्वांटम और थर्मो में वही कोशिश की हूँ कि आप लोग क्वेश्चन देख के परेशान मत हो, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओ और बोलो क्या वाह मजा आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों टॉपिक ऐसे होते हैं, जनरली मैं देखा हूँ लोगों को इससे भागते हुए। क्यों भागना भैया, जब इस स्टेप के इजी इजी क्वेश्चन भी है यहाँ पे। सारा का सारा क्वांटम इजी नहीं है कि सारा का सारा क्वांटम टफ नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा पोर्शन है जो इजी है, एकदम इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो हम लोग ऐसे ही ऐसे पोर्शन को कवर कर रहे हैं जो हम लोग का टाइम भी बचाएगा, नंबर भी देगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। ये बात करता है क्या, एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन बताता है, एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन। हम लोग बहुत सारे रिलेशन देखे होंगे जी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जाता है हीट जो है, ठीक है। तो वैसे ही इट मींस ये क्या बता रहा है, एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा बताते हैं क्या, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा स्वतः परिवर्तित होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा स्वतः अपरिवर्तित होगा। हम लोग जानते हैं क्या, एंट्रोपी क्या है भैया, एंट्रोपी क्या है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि मैं बोलूं चेंज इन एंट्रोपी इन अ साइक्लिक सिस्टम तो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। आप लोग ऐसे रिकॉल करते रहना, ठीक है। हाँ एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एक्सटेंसिव हाँ अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मतलब एक्सटेंसिव हो जाएगा। ऐसे अपने अपने मन में जब भी कोई पॉइंट आता है रिकॉल करते रहोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टी। ये एंट्रोपी के लिए क्या है, फॉर्मूला दिया जाता है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एस। अब बात करते हैं किसके बारे में, चेंज इन एंट्रोपी के बारे में, चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं, एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो याद रखना यदि हम लोग का प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, दो कंडीशन, आइसोथर्मल है प्लस रिवर्सिबल है, तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, हम लोग का पूरा दुनिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। हम लोग का सिस्टम को क्या बोलते हैं, तंत्र और परिवेश, ठीक है, दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो इफ मैं बात करूं सिस्टम का, तो यदि सिस्टम के लिए सपोज वैल्यू क्या है, प्लस क्यू बाई टी है, तो सराउंडिंग के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, सराउंडिंग के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टी, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होता है, जीरो होता है। हाँ इरिवर्सिबल कर देंगे तो उस कंडीशन में जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा एंट्रोपी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, होता क्या है, हम लोग फिजिकल में जनरली ये सोचते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन सेट में ज़्यादातर ऐसे देखा गया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहाँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है या कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है। ठीक है, क्यों, सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम तो देते नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग ना हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, अब याद रखना क्या, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ये इंपॉर्टेंट है। कब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः परिवर्तित होगा, कब स्वतः परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन, Q ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय T इफ लेस देन इक्वल टू ds है, चेंज इन एंट्रोपी के पर लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, लेस से बोलो, इससे कम। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हमारा चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एनर्जी, इसको ऐसे लिखो जी, कांस्टेंट एनर्जी एंड वॉल्यूम, अगर ये दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अभी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हमारा चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट एंथैल्पी एंड प्रेशर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो भी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब बाकी रिलेशन मैक्सवेल से निकलेंगे, बाकी और निकलेंगे, अभी और बनाना है। ठीक है, बहुत सारे कंडीशन है जी, बहुत सारे कंडीशन है। ठीक है, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। अगला डी जी, बाजू में कौन कौन है, डी जी के पी और टी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर ये लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं, क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो भी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। आगे बात करते हैं डी ए को, देखो ए के बाजू में क्या है, वी और टी, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो भी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डी यू के बारे में बात करो, इसके आजू बाजू में क्या है, एस और वी, तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, आगे देखो एच, डी एच के बारे में बात करो, डी एच, इसके बाजू में क्या है, एस और पी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो भी हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये जो है कंडीशंस है, क्राइटेरिया है टू ए प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस, आपको ये सब पता होना चाहिए। ये तो निकाल सकते हो चारों आप कहाँ से, मैक्सवेल रिलेशन से, जो कि हमने देखा था कहाँ, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में देख लेना। ये आप देखो, याद रख सकते हो क्या, यूवी अल्ट्रावायलेट, एचपी हिमाचल प्रदेश, यूवी अल्ट्रावायलेट और हिमाचल प्रदेश यदि 0 बड़े से बड़े या बराबर है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसको मैं ऐसे याद रखा था, अल्ट्रावायलेट हिमाचल प्रदेश अगर 0 से बड़ा या बराबर है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। दो रिलेशन याद हो गए। अगर मैक्सवेल रिलेशन में जो भी चीजें आएंगी, यदि वो 0 से कम या बराबर है, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसको मैं इस तरीके से याद किया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग का 2 टॉपिक 3 टॉपिक और बच गया, छोटा छोटा देखते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चेंज इन एंट्रोपी इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन एंट्रोपी इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन एंट्रोपी इन फेज, जब हम लोग का फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस टाइप का होता है, तब फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग इसको बचपन में पढ़ते थे, जैसे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये हम लोग का फॉर्मूला बनता था जी। ठीक है, वेपराइजेशन मतलब इफ ये सॉलिड, इफ ए लिक्विड बिकम गैस, ठीक है, वेपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ड्यूरेशन में लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाने पर जो एंट्रोपी चेंज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, व्हाट इज टी, कब वेपराइजेशन होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वाइब्रेशन, तो इसको आप टीबी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टीबी। ऐसे ही क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमिनेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चाहिए होता है आप लोग का, और यहाँ पे सब्लिमेशन टेम्परेचर चाहिए होता है, टीएस चाहिए होता है। ठीक है, मीन्स यदि कोई सॉलिड गैस में चेंज हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस में, जैसे कपूर, कपूर क्या होता है, उसको आप खुले में रख दोगे तो लिक्विड में चेंज हुए बिना वो क्या हो जाता है,
गैस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। वहां पे जो चेंजेस आ रहा है गैस, सॉलिड से गैस में जो एंट्रोपी चेंज हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये ठीक है। और क्या होता है, अगर सॉलिड से लिक्विड में है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में है, वो भी एक कंडीशन हो सकता है। ऐसे अलग अलग कंडीशन हम लोग लेके चले थे। आपको बस वही है, इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, आपको रखना है, चुपचाप फाइंड आउट करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का आपको सेल्सियस में दे सकता है, ठीक है, बट टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना रहता है, केल्विन में। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का बहुत आसान तरीका है, 273 से क्या करो, प्लस कर दो। यदि आप सेल्सियस में 273 जोड़ दिए तो किस में चेंज हो जाता है, वो केल्विन में। तो टेम्परेचर हमेशा किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। इतना याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। इजी फॉर्मूला, एकदम इजी फॉर्मूला, क्वेश्चन इजी, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। जैसे पॉलीमर में जिस टाइप का क्वेश्चन था ना, वैसे इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इसमें एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में क्वेश्चन बनता है। चलो अच्छा, इसके पहले तो देख हैं टॉटन्स रूल देख लेते हैं, सिंपल सा टॉटन्स रूल देख लेते हैं, ठीक है। टॉटन्स रूल ये क्या कहता है, हम लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होना चाहिए किससे, 150 केल्विन से, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी मटेरियल के लागू होते हैं, तो उनके लिए मोलर एंट्रोपी और वेपराइजेशन, मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू होगा किसके बराबर में, 10.5 R के बराबर होगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 150 और नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, 10.5 R होगा। ये टॉटन्स रूल बोलता। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुरंत बन जाएगा। सोचो आपको कोई सब्सटेंस दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सपोज वो 150 से ऊपर हो, बोलता है क्या, इसमें कोई हाइड्रोजन पॉइंट बॉन्डिंग नहीं होता, तो बताओ क्या होगा इसके लिए, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। जो जानता होगा इस रूल को तुरंत 10.5 टिक करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक। अब देखते हैं क्या, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, क्या देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं, जहां पे जैसा जरूरत पड़े आप लगा सकते हो, ठीक है। आप लोग याद रखना, यदि हम लोग आइडियल गैस का मिक्सिंग कर रहे हैं, किसका, आइडियल गैस का मिक्सिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग आइडियल गैस के मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता। यदि आप दो गैस को मिक्स कर रहे हैं, सपोज दोनों गैस क्या है, आइडियल है, उनको आप मिक्सिंग करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा पहला, ठीक है। बोलोगे सर कैसे चेंज नहीं होगा, मैंने 5 लीटर एक गैस का लिया, 5 लीटर दूसरे गैस का लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो 10 लीटर तो होगा ना, बढ़ेगा ना, कैसे चेंज नहीं हुआ। अरे भैया कई कंडीशन में क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। अगर रियल गैस, आइडियल गैस नहीं है, उसको रियल गैस लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि 5 को मिलाओगे तो 10 होगा, 9 भी हो जाता है, 11 भी हो जाता है, रिएक्शन कर लेते हैं, या रिएक्शन बॉन्ड टूट भी जाता है। तो रियल गैस में हमेशा कितना होगा, नो चेंज। 5 लिए तो 10 होगा, 10 से 9 11 नहीं होगा, ठीक है। चलो उसके बाद एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होता है, एंथैल्पी मतलब कोई भी हीट चेंज नहीं होगा। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस में मिक्स कर रहे हो तो पूरे मिक्सिंग के दौरान कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर क्या हो, आइडियल गैस, अगर क्या हो, आइडियल गैस हो, तब ये सब चीजें लागू होते हैं। अच्छा, मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल एस ऑफ मिक्सिंग। याद रखना मिक्सिंग के केस में एंट्रोपी का जो वैल्यू आता है, किस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। तो आप हमेशा अपने इक्वेशन में क्या लगा के चलना, माइनस लगा के चलना, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर किस में आता है, प्लस में, उसको माइनस बनाना है, तभी हम लोग का प्रोसेस। अच्छा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और हम लोग का ये माइनस शुरू में रहेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ, एक फॉर्मूला होता है R इंटू समीशन ऑफ XI लॉग नेचुरल, XI मत लिखो, NI लिखो, NI XI। अब समझना, मान लो आपको दो गैसें दी हैं, गैस A एंड गैस B, तो कैसे लगाओगे, -R ऑफ, ठीक है, A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, लॉग नेचुरल, A का मोल प्रभाज कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है, प्लस B का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, लॉग नेचुरल,
बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। आंसर आपका आ जाएगा किसमें, लॉग नेचुरल के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है कि आपको एक्यूरेट आंसर बताओ बोलता है, आपको ये जो आंसर आता है ना, सपोज यहाँ पे आ गया कोई आंसर क्या, जेड माइनस जेड आर लॉग नेचुरल एक्स, ये आंसर आ गया आपका। तो इसमें देखो जो आंसर है वो किसमें आ रहा है, लॉग नेचुरल में आ रहा है। आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बोलता आपको लॉग नेचुरल में ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन पूरा सॉल्व करने के लिए बोले आपको, आपका ऑप्शन में लॉग नेचुरल नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तब आपको लॉग नेचुरल को हटाना है, वहां क्या लाना है लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2.303 आर। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये समीशन ऑफ एन आई लॉग एक्स आई, यहाँ पे क्या था नेचुरल लॉग था, उसको हम किस में ले आए, लॉग एक्स आई में। अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो इसका, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, इजी है, तुरंत बन जाते हैं जी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये आगे बात करते हैं हम लोग क्या, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। तो याद रखना एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको सामने में नेगेटिव नहीं लगाना है। नेगेटिव यहाँ पे क्यों लगाए थे, क्योंकि वैल्यू यदि नेगेटिव में आए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए इसलिए शुरू में नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं, पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन नहीं होता है, हम लोग बहुत सारा पढ़ के चल देते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्स, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आ गया, सोच पड़ जाता है सर लगाए कि नहीं माइनस, तो भैया एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव भी पॉजिटिव, हाँ लगा दो नेगेटिव। एंथैल्पी में सॉरी फ्री एनर्जी में लगाए कि नहीं, तो फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव में आए तो चलेगा, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर टी समीशन ऑफ एन आई लॉग नेचुरल एक्स आई। चेंज क्या हुआ, यहाँ पे केवल आर अकेला था माइनस के साथ, यहाँ पे माइनस हट गया लेकिन उसके जगह क्या आ गया, टी। दूसरा फॉर्मूला कह सकते हो 2.303 आर समीशन ऑफ एन आई लॉग नेचुरल एक्स आई। तो हम लोग ये दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला। अगर आपके ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि आपका आंसर लॉग नेचुरल में आया है, वहां पे आपके ऑप्शन में दिख रहा है लॉग नेचुरल, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। यदि आपके ऑप्शन में लॉग नेचुरल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि ये वाला फार्मूला लगाओगे तो आपका लॉग का आप सॉल्यूशन कर सकते हो। लॉग नेचुरल का वैल्यू नहीं निकाल सकते आप एग्जाम हॉल में, लेकिन लॉग का आप वैल्यू निकाल सकते हो, लॉग 2 का, लॉग 3 का, लॉग 4 का वैल्यू निकाल सकते हो। लॉग नेचुरल का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये आपको करना है। ठीक, चलो अच्छी बात है। अब याद रखना एक एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्रिकी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको बोला 5 लीटर हाइड्रोजन गैस, 10 लीटर हाइड्रोजन गैस दोनों को मिक्स कर दिया गया, बताओ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। ठीक है, या फिर फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा। तो याद रखना यदि दोनों गैसेस सेम है, दोनों गैसेस क्या है, सेम है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जीरो। आंसर क्या होगा, जीरो। इफ बोथ गैसेस, जितने भी गैसेस मिलाए जा रही हैं, यदि सेम है, ये इफ गैसेस आर सेम, तो कोई चेंज नहीं होगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बोलो या एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, सब क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, इजी है, देखो कैसे ट्रिकी है। ठीक है, आप वहां फार्मूला लगा कैलकुलेट करके आ गए, ऑप्शन आंसर क्या था, जीरो। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक्स हुआ या क्वांटम हुआ, यदि आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाओ किसमें, जीरो या -1 में। ऑप्शन में जीरो दिख रहा है तो जीरो में तुक्का लगाओ, या -1 दिख रहा है तो -1 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, थर्मोडायनेमिक बोलता ये है कि यदि हम लोग टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो ले जाएं, ठीक है, परम शून्य की ओर ले जाएं टेम्परेचर को, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है किसमें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाता है। क्या, यदि हम लोग टेम्परेचर को कहां से कहां ले जाएं, जीरो में ले जाएं, ठीक है, बहुत कम कर दें, तो उस समय हम लोग का जो एंट्रोपी होता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं St माइनस S0 NCP अपॉन T अपॉन dt रहता है ना, हाँ एक T dt। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी फार्मूला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, आपको क्या बोलेगा, एंट्रोपी एट T निकालने के लिए बोलेगा, एंट्रोपी एट T निकालने के लिए बोलेगा। अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा फार्मूला कैसे, देखो
Cp का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल बता दिए जाएंगे। Cp और नंबर ऑफ मोल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 0t, ये होता है 1/t dt, 1/t dt, ठीक है। 1/t का क्या हो जाएगा, Eg होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। S0 का वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, 0 लेके चलोगे ना, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 0 टेम्परेचर में हम लोग क्या मान के चलो, थर्ड लॉ में 0, तो इसका वैल्यू 0, आपका ST का वैल्यू आ जाएगा, आपका ST का वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगा इजीली। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा इससे भी, ठीक है। इजी है, टफ लग रहा है देखने के लिए, लेकिन इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, अच्छा रेसिडुअल एंट्रोपी देख लेते हैं इसी में। क्या रेसिडुअल एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी होता है क्या है? रेसिडुअल एंट्रोपी बोला यह जाता है कि जो भी नॉन परफेक्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन परफेक्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, उनका एब्सोल्यूट जीरो में भी एंट्रोपी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उनके पास एंट्रोपी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S = KB log नेचुरल W। अब यहाँ पे W वर्क मत बोल देना, यहाँ पे W वर्क नहीं है, W क्या है, W इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल, अरेंजमेंट पॉसिबल। अब एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक का है, किसका है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक का है, जिसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा अभी, ठीक है। आप स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक कब पढ़ोगे, जब आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जाओगे किसके पास, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक के पास जाओ। ये छोटा सा पॉइंट है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक का, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर दिया हूं, क्योंकि आपको रेसिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला बस कई बार पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, S = KB log नेचुरल W। W के यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए W का वैल्यू कितना होता है 2, तो यदि आपको पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, S = KB log नेचुरल और W की जगह 2, आंसर इजी, ठीक है। ये आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, PYQ देखोगे, तो जिनसे जिनसे जो है इस टाइप का पूछा गया उनको याद कर लो कि इनके लिए कितना होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अब 2 टॉपिक और बच गए हम लोग का, फिर हम लोग का कंप्लीट। देखो मैं ऐसे टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए हेडेक मत हो, ठीक है। जब आप ना इसको पढ़ लिए, आपको कॉन्फिडेंट आ गया कि हमारे सब जो है थर्मो और क्वांटम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे करके, तब आप क्या करना, अब बाकी टॉपिक को भी पढ़ना, जो थोड़े से डेरिवेशन वाले हैं, जो थोड़े मैथमेटिक्स वाले हैं। क्यों, आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया ना, थर्मो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वही कॉन्फिडेंट आपको कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वो भी बनवाएंगे, ठीक है। हम लोग उनको भी देखेंगे, लेकिन आफ्टर सेट एग्जाम इफ योर डिमांड, ठीक है, यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों रिक्वेस्ट करेंगे भैया, आपको पढ़ना है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब मैं सोचूंगा कि अगर अच्छे खासे आ गए कमेंट, तब मैं सोचूंगा कि पूरा सीरीज लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें आपको पूरा थर्मो और क्वांटम का डर आपको पूरा क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जिंदगी में कभी आपको थर्मो और क्वांटम से डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी किसे दिखाते हैं, डेल जी से दिखाते हैं, ठीक है। डेल जी बराबर होता है क्या, nRT log नेचुरल P2/P1, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, nRT log नेचुरल P2 आ गया तो V1 आएगा अपन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, P2/P1 है तो V1/V2 होगा, ठीक है। ये 2 फार्मूला भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके और भी फार्मूले बनते हैं केमिकल पोटेंशियल के, लेकिन उसको अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना से आप वहाँ पे, यदि आप बेसिक पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक का, ऐसे क्वेश्चन देखना चाह रहे हो जो आपको इजी लगे और देखते ही बन जाए, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है। तो आप इतना याद रखें कि इसके बारे में, फ्री एनर्जी के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। आगे आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगासिटी। फ्यूगासिटी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं इसको। फ्यूगासिटी मतलब क्या, प्रेशर ऑफ रियल गैस। हम लोग जितने भी प्रेशर टर्म्स यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो पूरे आइडियल गैस के लिए होते हैं।
रियल गैस का प्रेशर एक्चुअल में थोड़ा डिफरेंट होता है, रियल कंडीशन में थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस। तो रियल गैसेस के लिए हम लोग प्रेशर टर्म यूज ना करके, प्रेशर शब्द यूज ना करके हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं, फ्यूगासिटी। और फ्यूगासिटी इज इक्वल टू होता है क्या, फ्यूगासिटी कोफिशिएंट इनटू पी। यदि आप प्रेशर में फ्यूगासिटी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हो तो बराबर हो जाएगा इसके, फ्यूगासिटी के। आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए हम लोग मानते हैं जो फ्यूगासिटी कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू होता है 1। तो फॉर आइडियल गैस F इज इक्वल टू होता है क्या, P। मतलब फ्यूगासिटी और प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है फॉर आइडियल गैस। बट नॉन आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। उस कंडीशन में हमको फ्यूगासिटी कोफिशिएंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो फ्यूगासिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा अभी, ठीक है, लेकिन लिखे रहो Z माइनस 1 बाई P dP इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 5। इस फॉर्मूले से जो है आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो किसका, फ्यूगासिटी कोफिशिएंट का। फ्यूगासिटी कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल के आप यहाँ रख सकते हो, इनटू प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल फ्यूगासिटी, एक्चुअल प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जेड क्या है, जेड क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। या फिर जेड को क्या बोलते हैं जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जेड ये बराबर होता है पीवी अपॉन आरटी के, पीवी अपॉन आरटी के बराबर होता है हम लोग का, ठीक है। अब चलो फर्स्ट केस लेते हैं, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन जो है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर उनके बीच जो रिपल्सन होगा उसके बराबर से, ठीक है। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल एक कंटेनर में है तो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा रिपल्सन फोर्स से, रिपल्सन फोर्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उस कंडीशन में जेड का वैल्यू कम हो जाएगा किससे, 1 से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो हमारा 5 भी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। 5 भी हमारा फ्यूगासिटी कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा हम लोग का, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर फ्यूगासिटी, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होता है किससे, फ्यूगासिटी से, बिकॉज इस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स से, और नेट एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी लो होती है। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है भैया, देखो गैस के मॉलिक्यूल को आप कंटेनर में रख दोगे तो वो दीवार से टकरा टकरा के ऐसे टकराते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, मेरे को आजाद कर दो, मैं आजाद पंछी हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ। गैस का मॉलिक्यूल दीवार से टकराना चाहता है, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी। तो जब टेम्परेचर लो होता है ना तो चुपचाप उड़ के ऐसे बैठे रहते हैं हम लोग, बाहर जाना नहीं चाहते, चुपचाप दुबक के बैठ जाते हैं। तो इसलिए नेट एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ऑफ रियल गैस इज लो देन आइडियल गैस। ओके, दूसरा कंडीशन क्या ले सकते हैं, एट हाई टी, हायर टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, हम लोग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो हो जाएगा, किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से लो हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो जेड हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा, फाई हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा फ्यूगासिटी ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रेशर से। तो उस कंडीशन में नेट एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ रियल गैस इज हायर देन आइडियल गैस, फ्यूगासिटी ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रेशर से। फ्यूगासिटी क्या है, रियल गैस का प्रेशर, और प्रेशर क्या है, आइडियल गैस का प्रेशर। तो ये दो टर्म्स आप लोग, दो कंडीशन याद रखोगे, यहां से भी असर्टेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको बोल देगा कि टेम्परेचर लो होता है तो आइडियल गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, रियल गैस की कम। फिर पूछ देगा रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, रिपल्सन फोर्स कम होता है। तो इस टाइप से आपको असर्टेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक। इसमें और कुछ छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन देखो, दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका इजी फॉर्मूला की वजह से आपका क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक का
छूट जाए। टफ फॉर्मूला है, उससे क्वेश्चन छूटे तो समझ में आता है, उसको हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 5 क्वेश्चन को सॉल्व छोड़ना पड़ता, तो उस एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इजी क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, 2 लाइन में बन जाए ऐसे वाला, तब अखरता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं क्या? एक्सेस फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्सेस फ्री एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी आपके पास एक्स्ट्रा हो गया है। तो उसको निकालने के लिए ट्रिक होता, फॉर्मूला होता है डेल जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल गैस माइनस डेल जी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलता है? गिव्स एक्सेस फ्री एनर्जी का वैल्यू मिलता है। गिव्स एक्सेस फ्री एनर्जी का वैल्यू मिलता है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, देखना आप बोलोगे बहुत आसान है, ठीक है। इजी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक आप लोग याद रखेंगे क्या? किरचॉफ्स लॉ याद रखेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, इसका डेरिवेशन में नहीं जाना है, स्टेटमेंट्स में भी नहीं जाना है। इसके एक इक्वेशन है जो इजी है, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉ बोलो या इक्वेशन बोलो, ठीक है। क्या बोलता है भैया? 2 एंथैल्पी है आपके पास, 2 कंडीशन है, माइनस करोगे तो इसके लिए आंसर आता है क्या? डेल Cp T2 माइनस T1। ये इजी। देखो एक्चुअल में डेल Cp लिख देते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू Cp का ही रखना पड़ता है, ठीक है। आपको Cp का वैल्यू दे देगा, आप Cp का वैल्यू रख दिए, 2 टेम्परेचर दिए, दोनों टेम्परेचर का वैल्यू रख दिए, तो आप चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो कहाँ से? इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। सेम इसको मॉडिफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो U2 माइनस U1, तभी क्या हो जाएगा? डेल Cp की जगह डेल Cv हो जाएगा, और T2 माइनस T1। बस ये 2 फॉर्मूले से हम लोग इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोनों फॉर्मूलों को आप क्या करो? नोट करके रखो, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, चीजें इजी हैं, बन जाती हैं, ठीक है। ये आपका थर्मोडायनेमिक का बेसिक सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसका हम लोग PYQ भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, सारा चीज करेंगे। हमने फिजिकल के ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें बची हैं, जैसे प्रिसिजन एरर से क्वेश्चन आता है, आपका डेविएशन से क्वेश्चन आता है। कई लोग बोलते हैं सर आप लॉग वॉग का बता देना, कैसे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे लॉग को यूज करते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग बोलते हो, कमेंट करते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, प्रिसिजन एक्यूरेसी डेविएशन वगैरह पे, या फिर बेसिक फॉर्मूलेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, मोर देन 100 कमेंट आएगा तभी जो है मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं सीधा क्या स्टार्ट करूंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं ये मान के चलूंगा जितने लोगों ने वीडियो देखा सभी को जो है बेसिक चीजें आती हैं, बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्या करूंगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी हम अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सबके बेसिस हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं, नहीं सर बेसिक बताओ करके, तब हम लोग जो है बेसिक्स भी थोड़े देखेंगे कि लॉ को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करें, प्रिसीजन कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्यूरेसी कैसे फाउंड आउट करते हैं, मीन डेविएशन क्या होता है, सब चीज़ देख लेंगे उसमें, बेसिक चीज़ें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू देखने के लिए।